दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के बयान की। जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा का न्योता मिलने पर क्या बोले अखिलेश और मायावती, राहुल गांधी और कमल हासन के बीच क्या हुई बातचीत। बात करेंगे बिहार और हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट की, ओवैसी के गढ़ में कांग्रेस की एंट्री की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मथुरा में शाही ईदगाह के हुए सर्वे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 30 जनवरी को समाप्त होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। श्रीनगर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे राहुल गांधी। निकाय चुनाव पर यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुनवाई 4 जनवरी को। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के दिए थे आदेश। मुख्तार अंसार की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जेलर को धमकी देने का था मामला। साल के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 327 अंकों की तेजी के साथ 61,168 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 92 अंकों की तेजी के साथ 18,197 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2016 में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले ने आम जनता पर गहरा प्रभाव डाला था। इस फैसले के चलते पैदा हुई दिक्कतों से आज तक देश और जनता उभर नहीं पाई है। वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले से सरकार को राहत जरूर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 बहुमत से नोटबंदी की प्रक्रिया को सही करार दिया है। संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस B राम सुब्रमण्यम ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। वहीं जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी पर अपनी असहमति जताई। दरअसल 6 साल पुराने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 58 याचिकाएं दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा, रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले RBI और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। RBI एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। संविधान और RBI एक्ट सरकार को नोटबंदी का अधिकार देता है। ये सवाल अब प्रासंगिक नहीं है कि सरकार नोटबंदी के मकसद में कामयाब हुई या नहीं। फैसला 4-1 के बहुमत से था। पीठ में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना का फैसला बहुमत से अलग था। उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि RBI का रिकॉर्ड बता रहा है कि नोटबंदी की सिफारिश केंद्र सरकार ने की थी। उसने इस पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया और ना ही उसके पास इतना समय था कि वो दिमाग लगा पाए। नोटबंदी का फैसला 24 घंटे में ही ले लिया गया था, इसलिए ये RBI की धारा 26(2) के तहत नहीं आता है। सरकार के कहने पर इसे लागू किया गया तो फिर इसे कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था और अगर गोपनीयता की जरूरत है तो इसे अध्यादेश के जरिए लाना चाहिए था। धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव RBI के केंद्रीय बोर्ड से आना था। बैंक की तुलना में केंद्र सरकार के आदेश पर नोटबंदी करना बहुत गंभीर मुद्दा है, जो नागरिकों को प्रभावित करता है। साफ है, जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में नोटबंदी की प्रक्रिया को गैर कानूनी माना। उन्होंने कहा कि संसद देश का एक छोटा रूप है। संसद जो लोकतंत्र का केंद्र है, उसे ऐसे महत्वपूर्ण महत्व के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस BV नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके ES वेंकटरमैया की बेटी हैं। 2008 में उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। इसके 2 साल बाद जस्टिस BV नागरत्ना को स्थायी जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने BV नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सही ठहराया। कोर्ट का फैसला आने के बाद से बीजेपी समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का बयान आया है। तो क्या बोली कांग्रेस, देखते हैं रिपोर्ट। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ा था। कई कारोबार बंद हो गए, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले के कारण हुए परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपनाए, विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक बार फिर नोटबंदी के कारण जनता को हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से देश से माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। बता दें कि नोटबंदी के मामले में कोर्ट के फैसले का लंबे समय से इंतजार था और कोर्ट ने 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दावा किया जाने लगा कि कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया है, जबकि कोर्ट ने फैसले को नहीं, प्रक्रिया को सही ठहराया है। कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ की पोल खोल दी और जनता को जागरूक किया। वैसे जनता को जागरूक करने और सरकार की असलियत दिखाने के लिए ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जो 9 दिन के विश्राम के बाद कल यानी मंगलवार से फिर शुरू होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में यात्रा को किस किस का मिल सकता है साथ, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इसकी वजह है पार्टी की वो मजबूती जिसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक डंका बज रहा है। और अब तो ये यात्रा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। यूपी में राहुल गांधी पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी के खिलाफ जोरदार हुंकार भरेंगे। ये दहाड़ न सिर्फ सरकार को हिलाएगी बल्कि विपक्ष को भी एकजुट करती नजर आएगी। इसके संकेत अखिलेश से लेकर मायावती के बयान से मिल रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश से ठीक एक दिन पहले अखिलेश ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। सपा प्रमुख ने अपने पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने लिखा कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है। इसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी की ये यात्रा देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां एक तरफ अखिलेश के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मायावती भी कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हैं। उन्होंने यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है और लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। जहां एक तरफ अखिलेश से लेकर मायावती तक यात्रा को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव ने भी धन्यवाद कहा है। अब सभी नेताओं के बयान महागठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में समूचा विपक्ष साथ नजर आता है या नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में समूचा विपक्ष साथ नजर आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विपक्षी दलों के तेवर नरम नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राहुल की तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे यात्रा के दौरान राहुल की जो छवि सामने आई है वो काबिले तारीफ ही है, क्योंकि वो हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जहां बीजेपी फेल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये यात्रा किस कदर सफल होती जा रही है। यहां तक कि इस यात्रा को अभिनेताओं से लेकर दूसरे राजनेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं पिछले दिनों मक्कल निधि मय्यम के चीफ कमल हासन भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर समस्या की वजह भारत के भीतरी हालात। राहुल ने कहा कि जैसा यूक्रेन ने रूस में किया, रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन के पश्चिमी देशों के साथ संबंध मजबूत हो, यही भारत पर भी लागू हो सकता है। चीनी हमसे कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप जो कर रहे हैं उस पर हमारी नजर है, सावधान रहिए, नहीं तो हम आपकी जियोग्राफी बदल देंगे, हम अरुणाचल में घुसेंगे, हम लद्दाख में दाखिल होंगे। चीन इसी तरह के रवैये के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 21वीं सदी में भारत को सुरक्षा के तौर पर बेहद मजबूत होना है। यही वो मोर्चा है जहां हमारी सरकार का अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। हम लगातार सुन रहे हैं कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। वास्तविकता ये है कि चीन ने हमारा 2000 किलोमीटर इलाका हथिया लिया है। सेना साफ साफ बोल रही है कि वो हमारी जमीन पर बैठे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह बेकार हो गई। इस विवाद की तस्वीर और मायने पूरी तरह बदल गए हैं, क्योंकि पहले आप सिर्फ बॉर्डर पर लड़ते थे और अब हर जगह लड़ रहे हैं। 21वीं सदी की सबसे जरूरी चीज ये है कि अंदरूनी एकजुटता हो, देश में शांति और सौहार्द हो और देश के पास एक विजन हो। चीनियों को पता है कि हम अपने अंदरूनी मामलों में उलझे हैं, एकजुटता की कमी है और चीनी भीतर आ सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे भरोसा नहीं है कि पश्चिम चीन से निपट सकता है, मुझे भरोसा है कि भारत ही चीनियों से निपट सकता है। हमारे पास जनसंख्या है, हमारे पास लोग हैं। आपको युवाओं की जरूरत है, आपको बड़े शिक्षित वर्ग की जरूरत। अब चीन के साथ विवाद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को हकीकत का आईना दिखाया। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। पड़ोसी देश चीन की भारत में घुसपैठ की कोशिश पर राहुल ने कहा कि चीन समस्या की वजह भारत के हालात हैं। चीन हमारे देश के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार का ध्यान चीन पर नहीं बल्कि उन राज्यों पर है जहां उसकी सत्ता नहीं है, और बीजेपी उन राज्यों की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से प्यार है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, उन राज्यों पर बीजेपी की नजर रहती है और किसी भी तरह वो राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लेती है, जिसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है। जिसके बाद बीजेपी की नजर थी झारखंड पर। बीजेपी को इस राज्य में सफलता तो नहीं मिली, बल्कि उसके हाथ से बिहार चला गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला लिया था। जिसके बाद से खिसियानी बिल्ली की तरह बीजेपी बिहार में पंजे मार रही है और अब ऑपरेशन लोटस की कोशिशों में लगी हुई है, जिस बात के संकेत मिले हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के बयान से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, बीजेपी की नजर हिमाचल पर भी है, जहां अभी हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस ने बहुमत से सत्ता हासिल की है। लेकिन कांग्रेस की जीत और अपनी हार बीजेपी को पच नहीं रही है। ऐसे में अपनी आदत से मजबूर बीजेपी हारी हुई बाजी को अब तोड़फोड़ के जरिए जीतने की कोशिश कर सकती है, और इस बात के संकेत मिले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान से, जब उन्होंने कहा कि पार्टी विपक्ष में रहकर संघर्षरत रहेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सत्ता उन्हें 5 साल बाद ही वापस मिले। इससे पहले विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि उनके 18 विधायक आखिर कहां हैं। गांधी ने कहा था कि हिमाचल में मिशन लोटस भी हो सकता है। अब बीजेपी नेताओं के इन बयानों में कितनी सच्चाई है, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी ऐसा करके सिर्फ राज्य सरकारों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी हिमाचल और बिहार में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। अब उसे सफलता मिलेगी या नहीं, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने ओवैसी के गढ़ में एंट्री जरूर कर ली है। तो क्या है तेलंगाना में कांग्रेस का प्लान और क्यों कांग्रेस के निशाने पर आए ओवैसी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ समय से कांग्रेस या बीजेपी विरोधी दलों को सबसे ज्यादा नुकसान ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहुंचाया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति से हमेशा एक ही दल को फायदा होता है और वो है बीजेपी। एआईएमआईएम विपक्षी वोटों में ही सेंधमारी करती है। अब तक एआईएमआईएम को लेकर कांग्रेस का रुख नरम रहा है, लेकिन अब ओवैसी को उनके गढ़ में ही घेरने की तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस ने अब ओवैसी के गढ़ हैदराबाद के चार मीनार विधानसभा में पार्टी कार्यालय खोल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है
कि चार मीनार विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दफ्तर खोला गया है। 1967 से ही कांग्रेस चार मीनार में पार्टी का कार्यालय खोलने की कोशिश में थी। चार मीनार क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की जबरदस्त लोकप्रियता थी। 1967 के लोकसभा चुनाव में सलाहुद्दीन ओवैसी निर्दलीय लड़कर लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से कांग्रेस ने कार्यालय खोलने के फैसले से कदम पीछे खींच लिए, लेकिन अब 55 साल बाद यहाँ कांग्रेस का कार्यालय खुल गया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय तेजी से कांग्रेस की ओर झुका है। इसका फायदा कांग्रेस को तेलंगाना में भी मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के निशाने पर पुराने हैदराबाद के युवा हैं जो AIMIM से नाराज हैं। AIMIM पर अक्सर भारत राष्ट्र समिति से गुप्त गठबंधन का आरोप लगता रहा है। बता दें कि भारत राष्ट्र समिति का पहले नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था। चार मीनार में कांग्रेस का कार्यालय खोलने पर पार्टी नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि पार्टी संगठन का विस्तार हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में चार मीनार क्षेत्र के हर वार्ड में कांग्रेस का कार्यालय खोला जाएगा। राज्य कांग्रेस प्रमुख A रेवंत रेड्डी सभी वार्डों में सभाओं को संबोधित करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव को जीतकर कांग्रेस राज्य की सत्ता में आएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मथुरा में शाही ईदगाह के हुए सर्वे की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक टीम को सौंपा गया है। ASI को भी 20 जनवरी तक रिपोर्ट देनी है। तो क्यों शुरू हुआ शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे और क्या हुआ आज, देखिए ये रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इस मामले में आज से शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का काम शुरू होना था। मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा ने सर्वे के आदेश दिए थे। सर्वे का काम 2 जनवरी से शुरू होना था। सर्वे रिपोर्ट की प्रक्रिया के लिए अमीन को कोर्ट से आदेश लेने थे। कोर्ट अमीन अब 3 जनवरी को आदेश लेंगे और सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अमीन कोर्ट का एक कर्मचारी होता है जो जमीनों की नाप जोख का काम करता है। ASI की टीम के साथ ये शाही ईदगाह का सर्वे होना था, लेकिन आज मथुरा की जिला अदालत में कोई काम ही नहीं हुआ, जिस कारण से आज सर्वे का काम भी शुरू नहीं हो पाया। इस बीच शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से दायर याचिका पर 3 जनवरी को कोर्ट सुनवाई भी करेगा। शाही ईदगाह मस्जिद के वकील तनवीर अहमद ने कहा कि हमें सुने बिना कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कोर्ट से कहेंगे कि ये आदेश रिकॉल करें। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह पर ये मस्जिद बनी है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। पूरा विवाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस मामले में हिंदू सेना के प्रतिनिधि अधिवक्ता शैलेश दुबे ने दावा किया कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं।